नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और मौजूद है साथ में सईद अंसारी। खबर की शुरुआत आप ही करेंगे? नहीं आशु, आप कीजिए। क्या बिहार एसएससी वाली खबर है? क्या खबर है? देखिए, आज छात्रों का उग्र प्रदर्शन जारी है और छात्र और पुलिस आमने सामने है और सरकार के लिए मुश्किल है, क्योंकि 23 और 24 दिसंबर को एग्जाम हुआ था सचिवालय परीक्षा को लेकर और वहां पर पर्चा लीक हो गया था और लीक होने के बाद छात्रों ने नाराजगी जाहिर की है कि पूरी परीक्षा जो उसको रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि पहली पाली की परीक्षा राज्य सरकार ने रद्द कर दी। लेकिन उसके बाद से छात्रों का यह विरोध प्रकट, कई इलाकों में छात्र जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं और पुलिस के लिए चुनौती है, चैलेंज है कि किस तरह से छात्रों को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि पुलिस अभी हल्का बल प्रयोग भी कर रही है, लाठीचार्ज भी पुलिस ने किया है। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ छात्र जख्मी भी हो गए हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसके पहले भी ऐसे ही स्थिति पटना में हमें सड़कों पर देखने को मिली थी सही जी, और राजस्थान में भी। बिल्कुल आशु, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा में पेपर लीक के बाद छात्रों ने ये प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन चल रहा है। छात्रों का प्रदर्शन बाकी बचे सभी पेपर्स को रद्द करने की मांग को लेकर है। 23 और 24 दिसंबर को सचिवालय सहायक की परीक्षा हुई थी। 23 तारीख को ही आशुतोष पेपर लीक हुआ था और इसके बाद राज्य सरकार ने पहली पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया था। अब छात्रों की मांग है कि अन्य सभी पालियों की ली गई परीक्षा भी रद्द की जाए और दोबारा परीक्षा करवाई जाए। बिल्कुल, और अब ये जो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है, छात्र बनाम पुलिस, और पुलिस ने बल प्रयोग भी किया है, लाठीचार्ज भी किया है, जिसमें छात्र चोटिल भी बताए जा रहे हैं, जख्मी बताए जा रहे हैं। लेकिन छात्र अपनी बातों को लेकर अडिग हैं कि परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए राज्य सरकार को, और पहली पारी की परीक्षा रद्द की गई थी और ये परीक्षा आपको बता दें 23 और 24 दिसंबर को कराया गया था, संपन्न हुआ था। लेकिन इसके बाद से राज्य सरकार ने पहली पारी की परीक्षा रद्द की थी। लेकिन अब छात्रों की मांग है कि अन्य सभी पालियों की ली गई परीक्षा रद्द कर दी जाए और दोबारा परीक्षा कराई जाए। बाकी की पालियों की परीक्षा रद्द करने के लिए अब छात्रों का प्रदर्शन है। राजीव हमारे साथ हैं। राजीव, रोहित सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, सबसे पहले सवाल ये कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? दूसरा सवाल है, क्या सरकार विचार करेगी बाकी परीक्षाओं को रद्द करने पर? देखिए, अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने स्थिति को काबू में लाने के लिए लाठीचार्ज का जो है वो प्रयोग किया और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान पर, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले जो लाठीचार्ज हुई उसके बाद यहां पर सैकड़ों की संख्या में जो बीएसएससी के अभ्यर्थी हैं वो यहां पर जुटे हुए हैं और आगे की रणनीति क्या होगी इसको लेकर अब यहां पर विचार किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है उससे बताया जा रहा है छात्रों के द्वारा कि 100 से ज्यादा जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और कुछ को कहां ले जाया गया पुलिस के द्वारा ये भी उनको पता नहीं है। आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग का मांग है कि पीएससी पेपर को जो लीक हुआ है उसको पकड़ा जाए और पेपर साफ सुथरा हो, ओएमआर शीट दे और कार्बन कॉपी दिया जाए। पहली पाली का तो रद्द हो गया है परीक्षा। जब आपका तीनों पाली का पेपर घूम रहा है तो जब पेपर दिया ही नहीं जाता है तो पेपर कहाँ से आ गया? हम लोग को मार के गोड़ तोड़ दिया गया है पुलिस के द्वारा, जबकि हम लोग बिना कुछ कहे हुए शांतिपूर्ण से आंदोलन कर रहे थे। सभी भाई साथ थे हमारे और उसमें उसी सरकार के उपद्रवियों के द्वारा कुछ किया गया और हम लोग को फंसा दिया गया और सबको मारा गया है। यह कहाँ तक लोग क्या चाह रहे हैं? सर, हम चाह रहे हैं कि तत्काल अभी तीनों पाली का परीक्षा जो है, दो पाली बचा हुआ है, उसको रद्द करे सरकार। और हम ये चाहते हैं कि देखिए, अब ये गांधी मैदान जो है, ये गांधी का कर्म भूमि और अहिंसा और धैर्य का ये भूमि है। हम देखिए, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, अहिंसात्मक रूप से हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका कुछ गलती उन्हीं का था, हम लोग को दौरा करके पीटा गया। देखिए, हम लोग का भी चोट लगा है। आप जो है पेपर कब तक बेचेगा? 2014 तो बेचिए रहे हैं, इसको जूता से भी मारा जाए तो बहुत कम है। चलिए, इस तरीके की भाषा का प्रयोग मत कीजिए। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्रों की और अभ्यर्थी की जो है बीएसएससी की उनकी नाराजगी यहाँ पर है कि वो चाह रहे हैं कि तीनों पाली के जो परीक्षा हुई है तीनों को रद्द किया जाए और नए सिरे से परीक्षा ली जाए। जी रोहित, बिल्कुल। और 23 तारीख को पेपर लीक हुआ था, उसके बाद राज्य सरकार ने पहली पाली की परीक्षा, जैसे कि जो आप भी जानकारी दे रहे हैं, रद्द की थी। उसके बाद जो नाराज छात्र हैं वो ये मांग उठा रहे हैं कि सभी पाली की परीक्षाओं को रद्द कर देना चाहिए और नए सिरे से परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन आगे इस प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार की तरफ से आपको क्या लगता है, क्या रणनीति होगी नाराजगी दूर करने के लिए इन छात्रों की?
देखिए, जहां तक राज्य सरकार की बात है तो राज्य सरकार ने पहली पाली की जो परीक्षा है उसको जांच के बाद जो है वो रद्द कर दिया। सरकार ने भी माना और बीएसएससी ने भी माना कि जो पहली पाली का प्रश्न पत्र वायरल हो रहा था वो वाकई में वो लीक हुआ था और उसको लेकर सरकार ने उसको रद्द किया। लेकिन जो दूसरी और तीसरी पाली का प्रश्न पत्र जो वायरल हुआ था उसको लेकर सरकार अभी भी जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है, या फिर बीएसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वो नहीं मानने को तैयार है कि पेपर वायरल हुआ था या फिर जो है लीक हुआ था, और इसीलिए अभी तक जो है दूसरी और तीसरी पाली के प्रश्न परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है। और इसी को लेकर जो अभ्यर्थी है उनकी मांग है, उनका कहना है कि क्योंकि वायरल प्रश्न पत्र जो है वो घूम रहा था, पेपर लीक हुआ था, इसलिए उनकी मांग है कि इस पूरी की पूरी परीक्षा को ही जो है वो रद्द किया जाए। आप लोग क्या चाह रहे हैं? पूरी आप लगातार इस खबर पर मैं- नजर बनाए रखिए, आपके पास हम फिर लौटेंगे, आपसे जानकारियां लेंगे। लेकिन क्या दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित है, ये सवाल जो है लगातार खड़ा हो रहा है, क्योंकि चाहे कंजावली घटना हो, उसके बाद आदर्श नगर की और पांडव नगर में भी एक घटना हुई है जहां पर एक लड़की के साथ बदसलूकी और जबरदस्ती की कोशिश की गई है। हम आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में लड़की से बदसलूकी का मामला जो है वो सामने आया है और यहां पर लड़की को जबरन गाड़ी में बिठाने की कोशिश की गई। कहा जा रहा है कि नहीं मानने पर एसिड अटैक की धमकी जो है वो भी दी गई है। इनकार पर आरोपी ने एसिड अटैक करने की धमकी दी। पुरानी दोस्ती इनकी बताई जा रही है, लेकिन लड़की जब दूरियां बना रही थी तो पहले कहा गाड़ी में बैठ जाओ, न्यू ईयर सेलिब्रेशन साथ में कर लेना। लड़की ने फिर इंकार किया तो फिर एसिड अटैक की धमकी दी। वहीं पास खड़े किसी शख्स ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद यह शख्स फरार हो गया। लेकिन यह सवाल लगातार बरकरार है कि क्या दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि कंझावली वाली घटना हो, उसके बाद आदर्श नगर में चाहे चाकू मारने की घटना हो, और अब पांडव नगर का यह तीसरा मामला। और नए साल की क्योंकि शुरुआत हुई अभी कुछ ही दिन हुए हैं, ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या दिल्ली में लोगों के जहन में कानून का खौफ नहीं है। नगर मामले में जिस लड़की पर तेजाब फेंकने की धमकी दी गई वो आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस तफ्तीश कर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। आरोपी का नाम जो एफआईआर में अंकित है यादवेंद्र कहा गया है। मेरे साथ वो लड़की, वो बहादुर लड़की मौजूद है और डीयू में पढ़ती है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए उस वक्त घटना के दिन क्या हुआ था? सर, घटना के दिन ये 31 तारीख की बात है, 31 दिसंबर की, करीबन दोपहर में 3 बजे की बात होगी। तो तब मैं सामान लेने के लिए अपने मुंह बोले भाई के साथ घर से निकली। जैसे ही मैं घर से निकली, थोड़ा आगे जाते ही जो यादवेंद्र है, इसने हम दोनों का रास्ता रोका। फिर इसने वहां पर हम दोनों का रास्ता रोकने के बाद ये हमारे पीछे पड़ गया और हमसे जबरदस्ती ये हमसे लड़ाई करने लग गया। जैसे ही ये लड़ाई हम लोगों ने, जैसे ही उसने मारपीट शुरू करी यादवेंद्र ने, तो वैसे ही जो मेरे साथ मेरा भाई था वो वहां से भागा बचने के लिए। जैसे ही वो भागा, मैं उसके साथ आगे तक गई कि क्या हुआ। वैसे ही उसने क्या करा, वहां लड़ाई शुरू हो गई, हम सबके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। फिर वहां से उसको, उसके दोस्तों ने उसको वहां से साइड हटाया, यादवेंद्र को वहां से उसको साइड हटाया। तब उसने जानबूझकर वापस से मुझे चीजें बोलनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद मुझे उसने वहां पर खींचा और वहां पर खींचकर उसने मुझे बोला कि 31 तारीख की रात तू मेरे साथ बिता, अगर तू 31 तारीख की रात मेरे साथ नहीं बिताएगी तो ये रही मेरी बोतल, अभी मैं तेरे मुंह पे तेजाब फेंकता हूँ। तो जैसे तेजाब था उसके पास, आपने देखा? सर, उसने अपने ये चीज बोलते ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक शीशी निकाली। अब मैं कैसे बता पाऊँ कि वो क्या था, लेकिन उसने जिस तरीके से उसने शीशी निकाली तो मुझे यही लगा कि वो तेजाब है। तो मैं एकदम से घबराई। जैसे ही मैं वहां से घबराई, उसने इसी बीच में उसने मुझे ग्रैब करा, उसने मुझे चेस्ट से ग्रैब करा। उसके बाद उसने मेरे हाथ खींचने की कोशिश करी, मुझे छेड़ने की कोशिश करी और मेरा टॉप फाड़ा उसने उसी बीच में। और ये सब जैसे ही हुआ, मैं वहां से भागी। मैं जैसे ही वहां से भागी, मैंने तुरंत अपने ताऊ को फोन करा। मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। ताऊ पहुंचे, उन्होंने जैसे ही मुझे देखा कि मैं इस हालत में हूँ, मेरे कपड़े ऐसे हैं, उन्होंने मुझे सीधा घर भेज दिया। फिर अच्छा, अमूमन ये यादवेंद्र आपकी गली के पास में ही रहता है, पड़ोस में रहता है, तो क्या इससे पहले भी उसने ऐसा किया या पहली बार था? सर, इससे पहले भी उसने ये सब चीजें बहुत बार कर रखी हैं। उसने मेरे घर के नीचे गाड़ी के शीशे भी तोड़े हैं, उसने हमारी स्कूटी थी वो भी जलाई है। उसने ऐसा बहुत बार पहले भी कर रखा है, पर लेकिन मैं बार बार नज़रअंदाज करती रही क्योंकि मुझे लगा कि घर पे बताना ये सब चीज़ें नहीं है अच्छी। पर जब अब मेरे सर से बिल्कुल पानी ऊपर चले गया, तब मैंने ताऊ जी को बताया, कंप्लेंट करी। मेरे पिताजी नहीं है तो इस चीज़ का उसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। मैं और मेरी मम्मी अकेले रहते हैं,
तो उस चीज़ का उसने बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया और अब वो हमारे सिर पर चढ़ चुका है। ऐसा क्यों है? क्या इससे पहले भी उसने ऐसी कोई घटना मारपीट की थी और पुलिस में शिकायत आपने की थी? जी, इससे पहले भी हमने पुलिस में शिकायत करी थी। इससे पहले हमने 2-3 बार पुलिस में शिकायत कर रखी है। उसने काफ़ी बार उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रखी हैं जिस वजह से हमें लगता है कि हाँ, ये चीज़ उसने झूठी करी है और इस पे हमने काफ़ी बार कंप्लेंट्स करी हैं। मैंने साइबर सेल में भी कंप्लेंट करी थी। मैं अभी साइबर सेल के पास ही आई हुई हूँ। उस वक्त जब आपने कॉल किया था इसके बारे में, तो क्या कभी ये गिरफ्तार हुआ, अरेस्ट हुआ था? आपकी कॉल पर कभी पुलिस ने कार्रवाई की? पुलिस ने किस तरह से आपकी हेल्प की या नहीं की? सर, पुलिस ने तो उस टाइम कुछ भी हेल्प नहीं करी। बस उस टाइम हमारे पास एक नंबर आया कि हाँ भाई, ये आपका नंबर है और ये आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है, बस ठीक है। हमें लगा कि कार्रवाई चल रही है, पर कुछ कार्रवाई उसके बाद नहीं हुई। हमें नंबर दिया गया कि ये हमारे पुलिस इंस्पेक्टर जो हमारे आईओ हैं उनका नंबर है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई योगदान नहीं मिला। बल्कि हमें बहुत ज़्यादा उन्होंने डिसगाइड करा। हमें जहाँ जहाँ लगता था कि हाँ, हमारा ये केस है हमारा और असलियत में ये होना चाहिए, उसके अलावा उन्होंने कोई तीसरी चीज निकाल के ही प्रस्तुत कर दी। अच्छा, अभी जो एफआईआर हुई है, चलिए, तो बात हो गई दिल्ली की कि कब महफूज होंगी हमारी बेटियां, ये बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं चंडीगढ़ की बात, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस संदीप सिंह के घर पहुंची, उनसे पूछताछ हो रही है। इसके पहले पीड़ित पुलिस के पास पहुंची और उसने अपना बयान दर्ज कराया और पूछताछ हुई उससे। लेकिन एक दिन पहले पीड़ित ने चंडीगढ़ पुलिस के सामने पहुंचकर अपना बयान रिकॉर्ड कराया था और आज पुलिस संदीप सिंह के घर पहुंची है। पुलिस के साथ पीड़ित जूनियर कोच भी मौजूद थी। अब पीड़िता संदीप सिंह के घर से निकल चुकी है। वहीं चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी पहले से ही संदीप सिंह के आवास पर मौजूद और पूछताछ कर रही है। तो चंडीगढ़ पुलिस संदीप सिंह के घर पहुंची है और मामला यौन शोषण का जुड़ा हुआ है। एक दिन पहले ही आपको बता दें, पीड़ित ने चंडीगढ़ पुलिस के सामने पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया था, पुलिस को दिया था और आज पुलिस संदीप सिंह के घर पहुंची हुई है। उनसे पूछताछ और जानकारी इकट्ठा की जा रही है। चंडीगढ़ से ये खबर, जहां यौन शोषण के आरोपों में संदीप सिंह से पूछताछ पुलिस की तरफ से। यौन शोषण के आरोपों में संदीप सिंह से पूछताछ और इसके पहले पीड़ित भी पहुंची हुई थी पुलिस के सामने। उसने अपना बयान रिकॉर्ड कराया, बयान दर्ज कराया। पुलिस को उसने बयान में तफसील से अपनी बातें रखी। सर, नोटिस दिए पूछताछ के लिए, कब नोटिस दिया सर? क्या नोटिस दिया सर? क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? नोटिस दिया है कुछ? इनको बुलाया गया था थाने में? थाने में तो बुलाया गया, कब बुलाया गया था? क्या नोटिस दिया सर? कुछ बता दो प्लीज। ਸੈਕਟਰ 26 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ। कहाँ है ललित? एसआईटी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ इस मामले में वो आए हैं और अब बहुत जल्द जो ਜਿਹੜਾ है। आइए सीधे चंडीगढ़ ललित शर्मा हमारे संवाददाता के पास इस समय हम आपको लिए चलते हैं। ललित, क्या अपडेट है पूछताछ का, क्या कुछ चल रहा है अभी? देखिए सईद, अगर आपको बता दें कि जिस तरह से हरियाणा के जो राज्य खेल मंत्री है संदीप सिंह के ऊपर जो जूनियर महिला कोच ने यौन शोषण का आरोप लगाए हैं, उसके बाद आज करीबन 4 दिन के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई है, चंडीगढ़ पुलिस है उनके घर करीबन सुबह 11 बजे है वो पहुंची है। उसके बाद जो एसआईटी की टीम है अब से करीबन 10 मिनट पहले है वो यहां से निकली है और फिलहाल जिस तरह से पुलिस के सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि जो जूनियर महिला कोच है उनकी शिकायत पर अंदर सीन को रिक्रिएट किया गया, यानी जब का ये मामला है किस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया था उसको लेकर तमाम चीजों को बारीकी से एसआईटी के सामने महिला कोच ने अपनी जिस तरह से शिकायत दर्ज की है तमाम चीजों को एक बार फिर से रिक्रिएट किया गया है। बिल्कुल, तो फिलहाल सीधी तस्वीरें इस वक्त आप संदीप सिंह के घर के बाहर की देख रहे हैं। उसके साथ साथ एक और अहम बात बताएं आपको कि जिस तरह से महिला कोच ने जो आरोप लगाए उसके बाद आज जो जिला अदालत है वहां पर 164 के तहत महिला ने अपने जो बयान है वो भी दर्ज करवाए हैं। पिछले कल सेक्टर 26 के पुलिस स्टेशन में महिला ने अपनी कंप्लेंट है जो बयान है पुलिस के सामने दर्ज कराया। कोविड की कोई नई बूस्टर डोज लाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। इसके पीछे की वजह है, सरकार चाहती है कि जो बचा हुआ वैक्सीनेशन है, जो बूस्टर डोज अभी नहीं लगे हैं, वो तत्काल लोगों को लगाए जाएं। और साथ ही साथ सरकार ये
कह भी रही है, अपील कर रहे हैं कि एहतियाती कदम आप उठाएं भी है। चूंकि ये वेरिएंट आगे के वेरिएंट से काफी ज्यादा कॉन्टेजियस है, इन्फेक्शस है, तो हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि हमें बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि एक्सपर्ट और साइंटिस्टों की राय माने तो ये ज्यादा कॉन्टेजियस है, ज्यादा इन्फेक्टिव है, लेकिन हम ये आशा करते हैं कि इसमें सीरियसनेस थोड़ा कम होगा। जरूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ को बार बार धोना, सैनिटाइजर का प्रयोग, बेवजह भीड़ में नहीं जाना, बेवजह ट्रैवल नहीं करना, ये सब आम बातों को फिर से जीवन में लाएं, मास्क को फिर से अपनाएं और बीच का रास्ता अपनाएं, सतर्क रहें और जैसे एडवाइजरी गवर्नमेंट देती है उसका पालन करें। अगर बात वैक्सीनेशन की करें तो फिर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में जारी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 220.11 करोड़ टीके की डोज लगाई जा चुकी है। इनमें से करीब 102 करोड़ से ज्यादा पहली डोज है, जबकि 95.13 करोड़ दूसरी और 22.41 करोड़ एहतियाती डोज दी गई है। जानकारों का भी मानना है कि अगर वैक्सीनेशन पूरा हो जाता है और लोग तमाम एहतियात बरतेंगे तो फिर कोरोना की नई लहर का असर काफी कम किया जा सकेगा। हर 30 से 40 दिन के बाद जब फॉरेन में कोविड का लहर आता है, इंडिया में एक सर्च देखा गया है, लेकिन इस बार का स्थिति वैसे नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के लोग सारे इन्फेक्ट हो चुके हैं, माइल्ड इन्फेक्शन या मॉडरेट इन्फेक्शन, और उनमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुके हैं और ऑलमोस्ट सारे लोग, मैक्सिमम लोग को वैक्सीन भी लग चुका है, इवन बूस्टर डोज भी लग चुके हैं, जो कि फॉरेन कंट्रीज में इतना ज्यादा मात्रा में लगे नहीं हैं। इस वेरिएंट का जो सबसे ज्यादा खास बात यह है कि उसका एक प्रोटीन स्पाइक है जो R346T है, इसमें म्यूटेशंस हुआ है और इस म्यूटेशंस के कारण इसका जो बदलाव है वो काफी असरदार है और जिसका हम लोगों ने, चूंकि इंडियन पीपल में काफी ज्यादा वैक्सीनेशन हो रखा है, इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा है, हम लोगों का रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी ज्यादा है, बावजूद इसके जो एंटीबॉडी हम लोग सभी इंडियंस पीपल में पाए जा रहे हैं, ये वेरिएंट उसको क्रॉस करके, यानी कि चकमा देके आसान शब्द में हम कह सकते हैं, शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसलिए संपूर्ण भारतवासी से मेरा आग्रह है कि हम लोग जो कोविड प्रोटोकॉल है, जो हमारे IMNA, हमारा PMO ऑफिस एडवाइजरी ने जो दिया गया है देश के लिए, उसको फॉलो करें। ऐसे में भारत में कोरोना को लेकर ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है और लोग आसानी से इस संक्रमण से बचाव कर सकते हैं। आज तक ब्यूरो। पिछले 3 हफ्तों से जैन समुदाय नाराज है, प्रदर्शन कर रहा है। मांग यही है कि झारखंड के गिरिडीह जिले के पारसनाथ पर्वत श्रृंखलाओं में सुमेध शिखर, जो उनका जो तीर्थ स्थल है, उसे टूरिस्ट स्पॉट घोषित किया गया है, उस गजट को वापस लिया जाए। इसी बाबत राजस्थान के जयपुर में प्रदर्शन देखने को मिला। एक मुनि ने उनके निधन के बाद से वहां पर शोक है, तो दूसरी तरफ मुंबई में भी प्रदर्शन देखने को मिला है। मुंबई में जैन समाज के हजारों लोग सड़क पर प्रदर्शन करने उतरे। मुंबई के मेट्रो सिनेमा से लेकर आजाद मैदान तक हजारों प्रदर्शनकारी झारखंड के अपने तीर्थ स्थल की पवित्रता बचाने के आंदोलन में शामिल हैं। देश भर में जैन समुदाय के लोग 11 दिसंबर से ही सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ये प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें सबसे विशाल प्रदर्शन सूरत में नजर आया। सूरत की सड़कों पर 3 जनवरी के दिन 1 लाख से ज्यादा लोग आक्रोशित थे। सूरत के पार्ले पॉइंट इलाके में जैन समाज का जैन सैलाब बैनरों, तख्तियों, झंडों और नारों के साथ सड़कों पर उमड़ आया था। इनके आक्रोश की 2 वजह थी। एक तो भावनगर के पालीताना में जैन मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की गई थी। दूसरा, झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ की पहाड़ी पर मौजूद सुमेध शिखर जी तीर्थ स्थल को टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया गया था। सब पावन पवित्र
पालिताना शतमुंज तीर्थधाम, जिसके कण कण में अनंत आत्मा मोक्ष गति को प्राप्त हुए, उस तीर्थ पर कुछ दिनों से असामाजिक तत्वों के द्वारा टूट फूट करना, अत्याचार करना, अतिक्रमण करना, ये सभी कार्य हो रहा है। इसलिए हम गुजरात गवर्नमेंट से अहिंसक के रूप में बड़े प्रेम और संवेदना के साथ में हम ये विनती करने बैठे हैं कि आप लोगों को इस तीर्थ की रक्षा करना चाहिए और हमारा जो अधिकार है उस अधिकार को कायम बरकरार रखना चाहिए। इसके साथ ही झारखंड तीर्थ में हमारा 20 तीर्थंकर भगवान को की निर्वाण कल्याणक से पवित्र बनी हुई तीर्थ भूमि पारसनाथ समेत शिखर तीर्थ, इसके ऊपर भी झारखंड सरकार ने उसको पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कर दिया और इसके माध्यम से वहां पे शब्द व्यसन होने जा रहे हैं। सूरत में जैन समुदाय के इस आंदोलन के दिन ही राजस्थान के जयपुर में जैन मुनि सुग्य सागर जी का निधन हो गया। सुग्य सागर जी झारखंड के सुमेध शिखर जी की पवित्रता बचाए रखने की मांग पर आंदोलन कर रहे थे और 1 हफ्ते से अधिक समय से उपवास पर थे। वैसे जैन समुदाय का प्रदर्शन दिल्ली में 1 जनवरी से ही शुरू हुआ था। इंडिया गेट पर जैन समाज के लोग झारखंड के तीर्थ स्थल को बचाने के मुद्दे पर प्रदर्शन करने उतरे थे। नए साल के पहले दिन के विशाल प्रदर्शन के बाद जैन समुदाय के लोगों ने राष्ट्रपति भवन में ज्ञापन देकर अपना विरोध खत्म किया था। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में जैनियों का प्रदर्शन लगातार हो रहा है। झारखंड की राजधानी रांची से लेकर देवघर तक और राजस्थान की राजधानी जयपुर से लेकर कर्नाटक के हुबली तक जैन समाज के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। कंझावला केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और ये विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें एक बहुत बड़ी बात सामने आई है, वो ये कि अल्कोहल की पुष्टि नहीं हुई है। अंजलि की विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। 36 चोट का जिक्र हुआ है, करीब 15 गहरे जख्म उसके शरीर पर मिले हैं। गाड़ी से घसीटने की वजह से अंजलि की मौत हुई है, लेकिन जैसा कि दावा अंजलि की दोस्त निधि ने किया था कि उस रात अंजलि ने बहुत शराब पी रखी थी, कहीं ना कहीं अब उस दावे पर प्रश्न खड़ा हो रहा है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्कोहल की पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली हॉरर किलिंग में दिल दहला देने वाली ये जानकारी सामने आई है। अंजलि की विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई है वो हम आपको एक एक कर बता रहे हैं और इससे सबसे अहम जानकारी ये है कि 36 चोट का जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया गया है और जैसा कि दावा निधि ने किया था कि अंजलि ने उस रात बहुत शराब पी रखी थी और जिस वजह से उन दोनों के बीच में बहस भी हुई, वो जिद कर रही थी कि मैं ही स्कूटी चलाना चाहती हूँ। दोनों के बीच में बहस भी हुई, अपने दोस्त के साथ उसका झगड़ा हुआ। जो भी कहानी निधि ने सुनाई है, जिस तरह का दावा रिपोर्ट में हुआ है कि अंजलि ने शराब नहीं पी थी, तो कहीं ना कहीं अब निधि ने जो कहानी बताई है, जो थ्योरी निधि की तरफ से दी गई है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गाड़ी से घसीटने की वजह से मौत हुई है, सिर की हड्डियां टूटी हैं, पसलियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो अब देखिए ये दिल दहला देने वाली जानकारी है। दिल्ली हॉरर किलिंग में ये जानकारी आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। आप सोचिए कितनी दर्दनाक मौत अंजलि की हुई है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिली जानकारी से ये साफ होता है। तो इस पोस्टमार्टम में बहुत सी अहम जानकारियां सामने आई हैं और शुभांकर सबसे अहम जानकारी ये कि शराब नहीं पी हुई थी उस दिन अंजलि ने, लेकिन जो निधि ने दावा किया वो कुछ अलग था। देखिए, निधि के दावे को लेकर लगातार सवाल जो है वो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह उठ रहे हैं क्योंकि निधि ने कहा कि वो दोनों गाड़ी पर सवार थे और वो बच जाती है। सवाल ये भी कि क्या कोई दोस्त बचने के बाद शोर नहीं मचाएगा। सवाल पुलिस को लेकर, पुलिस कहाँ गायब थी, और सवाल ये भी कि जिस तरह से उसके सीसीटीवी वीडियोस आ रहे हैं क्या वो किसी और तरफ इशारा करे। इन तमाम सवालों को लेकर एक और रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। शांति, सेवा और न्याय का ध्येय वाक्य रखने वाली दिल्ली पुलिस के महिला सुरक्षा को लेकर दावे इन कुर्सियों की तरह एकदम खाली, खोखले, अदृश्य हैं, नजर नहीं आते। ये स्पष्ट रूप से कहने की वजह समझने के लिए मंगलवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा को देखिए, जो दिल्ली में 31 दिसंबर की देर रात 5 कार सवारों के आगे कार से कुचली घसीटी गई अंजलि की मौत के बाद सवालों का जवाब देने की जगह खाना पूर्ति करने आए। 5 अक्यूज्ड 3 दिन की पुलिस कस्टडी
सोमवार को करीब 6 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां मीडिया के अहम सवालों का जवाब अपने गले से ऊपर दिल्ली पुलिस नहीं ला पाई। मंगलवार को सिर्फ 93 सेकंड का एक बयान पढ़ने के लिए आए स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा और फिर मीडिया के सवालों पर आंख कान मुंह बंद करके चल दिए। जिन सवालों पर चुप्पी साधकर दिल्ली पुलिस पीठ दिखाती है, उससे पहले जो कुछ कहा गया 93 सेकंड के भीतर, उसकी मुख्य बात जान लीजिए। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी। निधि यानी वो लड़की जो 31 दिसंबर की रात करीब 2 बजे एक होटल से स्कूटी पर अंजलि के साथ बाहर निकलती दिखती है। निधि यानी वो लड़की जो अंजलि के साथ स्कूटी पर हादसे के वक्त तक पीछे बैठे हुई थी। दिल्ली के कंझावला कांड में निधि की एक एक बात सुनना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अब तक जो भी चश्मदीद आए वो वारदात के बाद के हैं। अब तक जो पुलिस बताती आई वो खुद सवालों के घेरे में। निधि वो पहला चेहरा है जो अंजलि के साथ आखिरी वक्त तक मौजूद रहा। निधि वो पहला चेहरा है जिसने कार के साथ हुई टक्कर अपनी आंखों से देखी है। निधि वो पहला चेहरा है जिसके साथ 31 दिसंबर की शाम से रात 2 बजे कार से टक्कर के वक्त तक अंजलि रही है। निधि वो पहला चेहरा है जिसने सबसे पहले कार को टक्कर मारते और अंजलि को कार से घसीट कर ले जाते देखा है। निधि वो पहला चेहरा है जिसका धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुआ है। इसीलिए 2023 की पहली रात में मार दी गई दिल्ली की बेटी अंजलि को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में दस्तक देता आज तक निधि से हादसे का घटनाक्रम पूछता है। सबसे पहले पूछा क्या हुआ था कार और स्कूटी की टक्कर के वक्त। उस रात क्या हुआ था? उस रात ये हुआ था कि जैसे कि गाड़ी सामने से आई और हम स्कूटी पे थे, सामने से आई गाड़ी, फिर गाड़ी ने एक दूसरे की टक्कर दे दी तो वो गाड़ी के नीचे घुस गई। मैं अपनी स्कूटी के मतलब बगल में गिर गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। तो गाड़ी के नीचे कहीं उसका पैर या कुछ उसका फंस गया था, तो फंसने के बावजूद वो निकल ही नहीं पाई। एफआईआर के मुताबिक आरोपी शराब के नशे में थे। निधि के मुताबिक अंजलि कार से टक्कर के बाद बचने के लिए चिल्लाती रही। आरोपी कार के नीचे फंसी अंजलि को छुड़ाने की जगह कार आगे पीछे तेजी से करते रहे। चीखती रोती चिल्लाती अंजलि की जिंदगी के लिए गुहार को आरोपियों ने नहीं सुना। लेकिन कान सिर्फ 5 आरोपियों के दावा है कि नशे में धुत होने की वजह से बंद नहीं थे। आंख कान तो 31 दिसंबर को हजारों पुलिसकर्मी सड़क पर होने का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस के भी बंद थे। विक्टिम गाड़ी के बिल्कुल नीचे थी। अगर कहीं बोनेट पे या कहीं पीछे ड्रैग हो रही होती तो शायद आसानी से नोटिस में आ सकते थे। 5 आरोपी जो बोलते हैं वही जुबान पुलिस के अधिकारी बोलते हैं। लड़की कार में नीचे फंसी थी इसलिए नहीं दिखी, लेकिन क्या वाकई यही सच है? क्योंकि उसको ज्यादा इसलिए वो अंदर घुस गई, उसको गाड़ी वालों ने ध्यान देने के बावजूद भी उस चीज को इग्नोर मारने के बाद उस गाड़ी को भगा कर ले गए। अच्छा, यानी दिल्ली पुलिस का कार में तेज म्यूजिक बजने का दावा अंजलि के साथ अंतिम वक्त मौजूद रही निधि खारिज करती है। कार स्कूटी में टक्कर होना हादसा हो सकता है, लेकिन जानबूझकर अंजलि को कार से घसीटते हुए लेकर जाना हादसा नहीं है। अंजलि जान बचाने के लिए चीखती रही। 5 आरोपियों में कोई भी नीचे नहीं उतरा। आरोपियों को पता था कि कार में नीचे एक लड़की फंसी है, फिर भी घसीटते रहे। 31 दिसंबर को हजारों पुलिसकर्मियों के सुरक्षा में होने के दावे के बावजूद एक पुलिसकर्मी ने नशे में कार चलाते 5 लोग नहीं देखे, न ही कार से कुचली जाती अंजलि को देखा। तो इस हादसे की पहली और आखिरी चश्मदीद को सुनने के बाद आपके मन में भी कई सारे सवालात आ रहे होंगे। मसलन पहला तो यही कि अगर स्कूटी पर अंजलि के साथ ये निधि मौजूद थी तो जब ये पुलिस को सूचना इसने क्यों नहीं दिया? आसपास जब इसकी स्कूटी को घसीटा गया, इसको घसीटा गया, तो ये फिर शोर इसने क्यों नहीं मचाया? बहुत सारे सवाल अभी आपके मन में भी होंगे। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं और ये तो 2 बड़ी बातें जो सवाल हैं वो सबसे बड़ी बात है। निधि
ये किरदार आखिर कैसे सामने आया? जब दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया, होटल के बाहर से दो लड़कियां निकलती दिखती हैं। पता चला गुलाबी रंग की टी शर्ट में अंजलि है, जिसकी 31 दिसंबर की रात मौत हुई। साथ में दूसरी लड़की लाल रंग की टी शर्ट में निधि। उसी निधि से पुलिस की पूछताछ के बाद आज तक ने पूछा कि अंजलि को कार से घसीट कर ले जाते देखा तो पुलिस को क्यों नहीं बताया? खुद पुलिस के सामने अगले दिन भी क्यों नहीं निधि आई? मैं बहुत होपलेस हो गई थी, बहुत ज्यादा। मैं सीधा घर गई। घर पे मम्मी थी, नानी थी मेरी। उन्हें बताया मैंने ऐसे ऐसे, वो गाड़ी उसको खींच कर ले गई है। और खींच कर ले जाने के बाद उस दौरान उस लड़की को उन्होंने एक बार ना पीछे पलट के देखा। मुझे यही ठीक लगा कि मेरे को अपने घर पे जाना चाहिए, बस मुझे यही ठीक लगा। मैं अपने घर पे, मैं सोची वो आगे जाके उतर के एक बार लड़की को छुड़वा देंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपकी तो दोस्त थी ना, वो आपके उस पार्टी मना के आ रहे थे। अगर चलिए मान लीजिए आप होपलेस हो गई तो उसके बाद एक दिन बाद 2 दिन बाद आप पुलिस को जानकारी देती। वो मैं बिल्कुल अपनी शुद्धि में नहीं थी, मैं अपने होश में ही नहीं थी कि मैं जाकर पुलिस को बताऊं। मैं सोची कहीं वो बात मेरे पे ना आ जाए। एक होता है ना कि मेरे को लगा कि क्या करूं मैं, मेरे को जो ये ठीक लगा कि मैं अपने घर पे जाऊं, अपने घर पे बैठ के शांति से सोचूं क्या करना है क्या नहीं। कुछ नहीं समझ में आया तो 2 दिन बाद पुलिस ने पूछा तो मैंने पूछताछ में सब बता दिया। आपने एक बार भी ये कोशिश नहीं की कि उस रात ये हादसा हुआ कि आप शोर मचाएं? नहीं, मैं उस टाइम में ना बिल्कुल मतलब मेरा माइंड काम नहीं करा कि मैं कुछ बोलूं, कुछ कहूं किसी से। मैं डर लग गया है कि क्या हो गया ये एकदम। तो सुबह न्यूज में आता है कि उस लड़की की मौत हो गई है इस दौरान, ऐसे ऐसे घसीट कर ले गए हैं। फिर मेरे को लगा कि यार वो छुट्टी ही नहीं वो लड़की, उसको तो उन्होंने आगे ले जाके भी उन्होंने छुड़वाने की, वो ऐसे ही घसीटते गाड़ी में बैठे बैठे ले गए उसे नशे में। आप कोशिश करती हैं कि जो वो कोशिश करने वाला उन्होंने टाइम ही नहीं दिया, मोमेंट ही नहीं दिया। बस उन्होंने एक बार आगे लेके गए, फिर पीछे तेजी से, फिर आगे, फिर एकदम लेके। दोस्त अंजलि को बताने वाली निधि का हादसे के तुरंत बाद खुद के फंसने के डर से उसे बचाने के लिए कोशिश न करना भी सवालों के घेरे में है। पुलिस को ही ये जवाब भी पता करने हैं कि अंजलि के साथ मौजूद निधि ने करीब 50 घंटे से ज्यादा वक्त तक बात क्यों छुपाए रखी। निधि की माँ और नानी ने भी क्या सिर्फ डर की वजह से अंजलि के साथ जो कुछ हुआ उस पर मुंह बंद रखा? निधि हादसा देखकर हताश होने का दावा करती है, लेकिन क्या निधि हताश होने वाली लड़की है? जब ये लड़की उसके साथ अंजलि के साथ थी तो इमीडिएटली वहां से वो मतलब गायब हो जाती है, 3 दिन तक गायब हो जाती है। और उसके बाद जब पुलिस उसको पकड़ती है तब जाके ये लड़की अंजलि का ही कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है। ये कहाँ से ठीक है? ये बिल्कुल गलत है। और मेरे को लगता है इस लड़की की भी प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए। क्या ये तो नहीं है कि ये लड़की भी उन लड़कों से मिली हुई है? निधि के दावों की जांच भी क्यों जरूरी है, इसे समझने के लिए अब आपको 31 दिसंबर की शाम को क्या हुआ था ये जानना होगा। दिल्ली का मेहरौली ये वही इलाका है जहां पर श्रद्धा का बेरहमी से कत्ल करके उसके शरीर के कई टुकड़े कर आफताब ने जंगलों में फेंका था। इस हादसे के बाद क्या मेहरौली की सुरक्षा चाक चौबंद है? क्या वहां पर सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्था दुरुस्त की गई है? इसका जायजा लिया मेरी सहयोगी नबीला जमाल ने। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। बेटियों के लिए दिल्ली कितनी सुरक्षित है, ये जानने के लिए हमारी एंकर नबीला जमाल एमजी मेहरौली के उस इलाके में पहुंची, जहां कुछ महीने पहले श्रद्धा वालकर हत्याकांड का आरोपी आफताब श्रद्धा के शव ठिकाने लगाने के लिए निकलता था। मैं यहाँ मेहरौली एरिया के पास खड़ी हूँ। यहाँ पर 2 किलोमीटर तक हम एमजी रोड से मेहरौली तक यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कोई पुलिस बंदोबस्त या पेट्रोल वैन नहीं है। हमने कहीं एक पुलिस ऑफिसर को नहीं देखा है, कोई कांस्टेबल या जो वो पुलिस वैन भी जो यूजुअली खड़ा होता है वो भी यहाँ पर कहीं नहीं दिखा। मेहरौली आप जानते हो कि यहीं पर श्रद्धा की हत्या हुई थी। आसपास में आफताब श्रद्धा के जो टुकड़े किए थे उन्होंने उनके बैग में डाल के यहीं पर इसी रास्ते से चल के जाता था। मेहरौली फॉरेस्ट एरिया का ये बैरिकेड है और ये पूरा स्ट्रेच यहाँ पर ये जो सीधा जो रोड है यहाँ पर पूरा कोई पुलिस बंदोबस्त नहीं है। वक्त रात 1:15 जगह
MG रोड महरौली पुलिस की मौजूदगी नहीं। जब हम कुछ दूर आगे बढ़े तो पुलिस बैरिकेड नजर आई, लेकिन पुलिस नहीं। थोड़ा और करीब जाने पर पता चला कि पुलिस वाले सड़क की रखवाली छोड़ हीटर ठीक कराने में व्यस्त है। यहाँ पर आप चेकिंग नहीं करते हो? चेकिंग कर मैडम, हीटर जो है ना हीटर खराब हो रहा है, हीटर ठीक करवा। अच्छा, हीटर ठीक करा देते हैं। रात के 2:10 इलाका RK पुरम का मशहूर संगम सिनेमा। यहाँ कुछ लोग नजर आ रहे हैं। हमें एक लड़की मिलती है जो फिल्म देखकर निकली है। आप सेफ फील करते हो? नहीं। क्यों ऐसे बोल रहे हो? क्योंकि मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ तो यहाँ के गार्ड्स भी मुझे बताते हैं कि आप बाहर अकेले मत निकलो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बेकार लोग भी हैं। हाँ। तो मेरे को ऐसा बताया गया और मुझे लगता भी ऐसा है। अच्छा, क्यों यहाँ पर तो पुलिस बंदोबस्त भी है? यहाँ पर RK पुरम संगम सिनेमा के बाहर खड़ी हूँ। पुलिस है तो ठीक है, पुलिस नहीं है तो ठीक नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे फिर दिल्ली में सेफ जगह है कहाँ? दिल्ली में सेफ जगह कोई भी नहीं है। आपको कहीं सेफ नहीं लगता? रात को तो बिल्कुल भी नहीं। RK पुरम से वसंत कुंज का रास्ता रात 2:45। RK पुरम से हम वसंत कुंज की तरफ बढ़ते हैं। ये रास्ता हम ले रहे हैं वसंत कुंज के पास। जो आगे जो चौराहे पे राइट अगर लोगे तो फोर्टिस हॉस्पिटल आएगा, लेफ्ट अगर लोगे तो किशनगढ़। यहाँ पर जो कुतुब है, कुतुब के सारे होटल्स भी है। ये एरिया पूरा कमर्शियल है, पार्ट रेसिडेंशियल भी है। मगर हमने इतनी दूर जो आए हैं 2-3 किलोमीटर स्ट्रेच तक कहीं कोई पुलिस बंदोबस्त हमें दिखा नहीं है। आज पेट्रोलिंग भी नहीं दिखा है। शायद गया होगा गाड़ी, मगर हम जो आधे घंटे से यहाँ पर घूम रहे हैं थोड़ा वसंत कुंज के पास, एक पॉश लोकेलिटी है, हाई सोसाइटी है। हम ऐसे सोचते होंगे लोग कि यहाँ पर पूरा सिक्योरिटी होगा, पुलिस बंदोबस्त होगी, मगर यहाँ पर हमें कहीं पुलिस बंदोबस्त कहीं नहीं दिखाई दिया। दिल्ली की रात में पुलिस बंदोबस्त का जायजा लेते लेते हम ग्रीन पार्क पहुँचे। सुबह के करीब 3:15 बजे। ये वही वक्त है जब कंझावला में लड़की का शव मिला था। हम यहाँ पर ग्रीन पार्क एरिया में हैं। यहाँ पर तो पुलिस बंदोबस्त है। यहाँ पर एक गाड़ी भी है, औरतें भी है गाड़ी में। यहाँ पर ऐसी कोई ये एरिया में कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस बंदोबस्त जो यहाँ पर पूरी लगी हुई है। 2 पुलिस ऑफिसर्स भी है। ये ग्रीन पार्क का एंटायर ये जो पूरा लंबा स्ट्रेच है, 2 साइड में भी पेट्रोल बंक है, बहुत लाइटें लगी हुई हैं। तो यहाँ पर ये एरिया वैसे हमें तो ज्यादातर सेफ ही दिख रहा है और लोग भी आते जाते हैं। यहाँ पर ये 24/7 भी है और ये 24/7 के बाहर ही पुलिस की बंदोबस्त है। तो ये ग्रीन पार्क एरिया हमें काफी सिक्योर लगा है। और जो एक आध औरतें भी थी, वो भी एक ग्रुप में चल के जा रही थी। तो यहाँ पर तो हमें पुलिस दिखा है। आपकी ड्यूटी कितने बजे तक है? हाँ, 5 बजे तक। तो आप निकलते हो तो कोई और आता है या ये 5 बजे तक ही होता है? नाइट की पिकेट। अच्छा, नाइट की बंदोबस्त है। नाइट। अच्छा, तो आप यहीं पर आपकी बंदोबस्त हमें दिखी, मगर ये पूरी रोड पर उतनी बहुत महरौली में उतना दिखा नहीं पुलिस बंदोबस्त। ये हौसखास की पिकेट है। अच्छा, हौसखास के तरफ यहाँ पर तो बंदोबस्त होगा ही। यहाँ हमें सड़कों पर कुछ किन्नर मिल गए, लेकिन कैमरे को देखते ही हट गए। कुल मिलाकर दिल्ली की आधी रात की यही कहानी है। कुछ इलाकों में जहाँ पुलिस की मौजूदगी दिखती है तो कुछ इलाके बिल्कुल असुरक्षित नजर आते हैं। नबीला जमाल, दिल्ली, आज तक। क्या ये मुमकिन है कि कोई शख्स गाड़ी के नीचे आ जाए और किसी को पता ना लगे? क्या ये मुमकिन है कि कोई शख्स गाड़ी के नीचे 12 किलोमीटर तक रहे और ये पता ना लगे? ये सवाल फिलहाल देश भर में लोगों के मन में है और इसी सवाल को लेकर हमने ऑटो एक्सपर्ट से बातचीत की। हम आपको सुनवा रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं टूटू धवन, वो हमें बताएंगे कि आखिर हुआ क्या होगा। टूटू धवन जी, ये सिर्फ मेरे मन में सवाल नहीं। अब आप देखिए, बलिनो जैसी कार, यहाँ पे कोई इतनी बुरी तरह कैसे फंस सकता है कि निकल ही ना पाए और जान चली जाए। नेकेट से लेके पूरी स्किन से लेके सब कुछ छिल चुका है। मतलब आप देख नहीं सकते वो तस्वीरें।
इस गाड़ी के आगे आप इस जगह पे उन्होंने मारा है कहीं जी। और उसके बाद वो बेचारी गिर गई विद हर हेड। स्कूटी था तो स्कूटी को पीछे से मारेंगे तो व्हेन शी इज फेसिंग दैट साइड तो ऑब्वियसली वो पीछे ऐसे गिरेगी, तो उसके सिर के बल वो पीछे नीचे गिरी है और उसके ऊपर से इन्होंने गाड़ी चला दी। इसके अंदर नीचे कोई ऐसा हुक नहीं है, कोई चीज नहीं जिसके साथ वो बॉडी को ग्रैब कर ले या कपड़े को ग्रैब कर ले, नथिंग लाइक दैट। बट जब वो गाड़ी उन्होंने चलाई है तो उसकी टांग जहाँ नी है वो ऐसे बेंड करके और सस्पेंशन की आर्म में फंस गई। वो हम समझने की कोशिश मैं आपको दिखाऊंगा जब इसको उठा के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्लीज हमें जरूर दिखाइए इसको, अगर हम उठा सकते हैं तो प्लीज इसको उठाइए जिससे कि हम समझ पाए कि आखिर हुआ क्या होगा। यहाँ पे हम समझने की एक और चीज जो मेरे मन में आ रही थी कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी को ये पता न चले, चाहे वो ड्रंक है, कि उसकी कार के नीचे कोई अच्छा खासा इंसान, पूरा का पूरा इंसान फंसा हुआ है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अब एक इंसान वो कम से कम नहीं तो 40-45 किलो की होगी, कम से कम। और ऑन टॉप ऑफ दैट आपने मारा है उसको, तो यू ऑब्वियसली नो कि आपके नीचे कोई चीज हो सकता है फंसी हो या, और फिर उसके बाद हैवीनेस आपको गाड़ी के अंदर महसूस होती है। वो खींचने की जो होती है वो पुल महसूस होती है। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या होगा, कहाँ ये फंसी होगी। जैसे जी, उनका सिर अंदर गया और इधर आगे यहाँ तक सिर आ गया और इस आर्म इसके अंदर उनका पाँव फंस गया। अब आप देखिए जरा हम समझाने की कोशिश करते हैं। अशोक जी हमारे कैमरामैन हमारे साथ हैं, ये बताएंगे कि यहाँ उसका पैर फंसा और जब उसका पैर फंसा तो ये पैर ऐसे ऊपर चला गया, ये एक्सल चल रहा है ये वाला जी, और ये एक्सल के ऊपर लिपट गया और ये गाड़ी चलती रही। उसके कपड़े यहाँ से उसके साथ लिपटते रहे, इधर से खींचने के साथ सड़क से उसकी बॉडी के कपड़े सारे खिंच गए। तो देयर वाज नथिंग लेफ्ट अकॉर्डिंग टू देम, रिपोर्ट्स जो हमने सुनी है कि उसके देयर वाज नथिंग ऑन द बॉडी। अगर वो तुरंत रुक गए होते तो हो सकता है वो बेचारी इस वक्त जिंदा होती। बिल्कुल। और क्या तुरंत उन्हें नहीं पता चला होगा कि ऐसा कोई इंसिडेंट? सब पता है, ये सब ड्राइवर को पता होता है, उसके स्टीयरिंग के ऊपर लोड भी आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया टूटू धवन जी हमसे बात करने के लिए, क्योंकि हम समझाने की यही कोशिश कर रहे थे और बहुत सारे लोगों के मन में लगातार यही सवाल आ रहा था कि कार में ऐसा कौन सी ऐसी जगह हो सकती है जहां पे वो लड़की इतनी बुरी तरह फंसी हो कि 13-14 किलोमीटर तक यू टर्न्स लेने के बावजूद भी न निकल पाई हो। तो ये जो जगह है और जो ये वजह रही है वो बताई गई है आपको कि आखिर क्यों वो लड़की लगातार इसी तरह से फंसी रह गई। कैमरामैन अशोक के साथ शशि तुषार शर्मा, दिल्ली आज तक।